हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल पढ़ाकुलू। माय नेम इज CS पायल पोपली एंड हम पढ़ रहे थे क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज का NCERT बुक। इसमें हमने 7 चैप्टर्स ऑलरेडी फिनिश कर लिए हैं। फिलहाल हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 8 जो कि है कंट्रोलिंग। आई होप आप सभी ने प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियोस देख ली होंगी। नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक लिखा हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिए। 12th क्लास का बिजनेस स्टडीज का पूरा सिलेबस मैं इस चैनल पे पढ़ाने वाली हूँ, सो कोशिश करिएगा कोई भी वीडियो स्किप ना हो। चलिए अब बात करते हैं कि आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। प्रीवियस 2 वीडियोस में हमने पढ़ा कि कंट्रोलिंग होता क्या है प्लस इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब भाई देखो, जिस चीज के प्रोज होते हैं उस चीज के कॉन्स भी तो होते हैं। जिस चीज की इंपॉर्टेंस होती है उस चीज की लिमिटेशंस भी तो होती है ना। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंट्रोलिंग की लिमिटेशंस के बारे में। बहुत सारे पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन जितने भी हैं वो बहुत अच्छे से समझिएगा क्योंकि केस स्टडीज पूछी जाती हैं यहां से। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहां आप देख सकते हैं टोटल 4 पॉइंट्स हैं लिमिटेशंस के, जिसमें फर्स्ट है डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स, सेकंड है लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, फिर है रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज और लास्ट है कॉस्टली अफेयर। एक एक पॉइंट को समझेंगे हम एग्जाम्पल की मदद से, स्टार्टिंग विद दिस वन। इमेजिन करिए ये क्यूट सी बच्ची जो आपको दिख रही है, इसका नाम है दिया। दिया की मॉम ने इसको नूडल्स बना के दिए हैं और इसको अपनी मॉम के हाथ के नूडल्स बहुत पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा ही पसंद है। आप देख ही सकते हैं किस तरीके से वो खा रही है, तो समझ ही जाइए कैसे पसंद होंगे। अब हुआ ये कि ये मज़े से अपने नूडल्स एंजॉय कर रही थी, वहीं इसके सामने आके इसकी मॉम खड़ी हो गई एंड शी वॉज लाइक, दिया कैसे बने हैं नूडल्स? इसने बोला, मॉम बहुत टेस्टी बने हैं, मतलब बहुत ज्यादा ही टेस्टी बने हैं। मम्मी ने सुना ये रिएक्शन, बट मम्मी कुछ ज्यादा खुश नहीं हुई। शी वाज लाइक, यार ऐसे मत बता कि बहुत टेस्टी बना है या टेस्टी बना है, मुझे ऐसे बता कि ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10 तू मुझे कितने मार्क्स देगी। अब दिया वॉज सुपर कंफ्यूज्ड। शी वाज लाइक, ये क्या बात हुई? मैं खा रही हूं, मैं बोल रही हूं कि टेस्टी बना है, अब ये स्केल पे कैसे मेजर करके बताऊं? मतलब मेरी फीलिंग्स को मैं स्केल पे कैसे मेजर कर सकती हूँ? बहुत टेस्टी मतलब बहुत टेस्टी, अब मैं उसमें 8 दूं, 7 दूं, 9 दूं, ये कैसे डिसाइड करूं? समझ रहे हैं ना आप यहाँ पे दिया की प्रॉब्लम? कभी कभी हमें कोई चीज बहुत पसंद आती है, लेकिन हम उसे क्वांटिटेटिव तरीके से मेजर नहीं कर पाते। लाइक किसी चीज को देख के हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये कितना अच्छा लगा परसेंटेज में बताओ, ये कैसे बताएं हम? किसी इंसान से मिलके हमें बहुत बेहतरीन लगा, लेकिन परसेंटेज में बताना है, पॉइंट्स में बताना है, मार्क्स में बताना है, तो कैसे बताएंगे हम? आती है ना प्रॉब्लम। तो यहाँ पे दिया की प्रॉब्लम भी बिल्कुल जेन्युइन थी कि टेस्टी लग रहा है, उसको स्केल पे कैसे मेजर करके बताऊं, क्योंकि ये तो मेरी फीलिंग है काइंड ऑफ। यही सेम प्रॉब्लम जाती है समटाइम्स जब हमें ऐसी चीजों में स्टैंडर्ड सेट करने होते हैं जिन्हें क्वांटिटेटिव टर्म में सेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। हर एक चीज को आप क्वांटिटेटिव वे में नहीं मेजर कर सकते हैं, हर एक चीज को आप नंबर्स में नहीं मेजर कर सकते हैं। तो ये बोलते हैं कंट्रोल सिस्टम लूजेस सम ऑफ इट्स इफेक्टिवनेस व्हेन स्टैंडर्ड्स कैन नॉट बी डिफाइंड इन क्वांटिटेटिव टर्म्स। अभी देखो, पूरा कंट्रोल सिस्टम किसके बेसिस पे चलता है? स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे चलता है, जो कि हम प्लानिंग में सेट करते हैं। स्टैंडर्ड्स हमेशा परसेंटेज में होते हैं या नंबर्स में होते हैं। वो कभी भी ऐसे नहीं होते कि अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत अच्छा लगा, बेहतरीन लगा, आउट ऑफ द वर्ल्ड लगा। ऐसे कभी स्टैंडर्ड सुने हैं आपने प्लानिंग में सेट करते हुए? ऑब्वियसली नहीं, ये हमेशा नंबर्स में ही सेट होंगे, राइट? तो अब नंबर्स में सेट करना है तो उसके लिए पहले डिसाइड भी तो करना पड़ेगा कि किसी चीज को नंबर्स में हम फॉर्म कर भी सकते हैं कि नहीं, कन्वर्ट कर भी सकते हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे ये एग्जांपल दे रहे हैं कि एम्प्लॉय का मोरल कैसा है, उसको तुम कैसे परसेंटेज में मेजर करोगे, उसको तुम कैसे नंबर्स में सेट करोगे? कोई इंसान अपने जॉब से कितना सेटिस्फाइड है, ये तुम नंबर्स में कैसे बताओगे? किसी इंसान का बिहेवियर कैसा है, ये तुम नंबर्स में कैसे मेजर करोगे?
तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऐसी चीजें आपके सामने आ जाती हैं जिन्हें नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता है, और उसकी वजह से उसमें अच्छा कंट्रोल सिस्टम नहीं एस्टेब्लिश कर सकते, क्योंकि कंट्रोल सिस्टम हमेशा स्टैंडर्ड्स के बेसिस पे चलता है, स्टैंडर्ड्स के साथ उनका कंपैरिजन होता है, और स्टैंडर्ड्स हमेशा नंबर्स में होने चाहिए, और हर एक चीज को आप नंबर्स में नहीं फॉर्म कर सकते हैं। तो ये काइंड ऑफ एक लिमिटेशन आ जाती है कंट्रोलिंग के ऊपर। सेकेंड है हमारा लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स। अब यहां इमेजिन करिए कि ये क्यूट सी लड़की का नाम है पीहू। सो पीहू बेसिकली संडे का बहुत टाइम से इंतजार कर रही थी। इसकी बहुत सारी पढ़ाई पेंडिंग चल रही थी, जो ये सोच रही थी कि मैं संडे को कंप्लीट करूंगी। टोटल 5-6 चैप्टर्स थे जिसके नोट्स तैयार करने थे, उन्हें पढ़ना था, रीडिंग लगानी थी, सब करना था। तो संडे का बहुत जोरों शोरों से इंतजार हो रहा था, और इसने प्रॉपर एक प्लान भी बना के रखा था कि सुबह इतने बजे उठूंगी, इतने बजे उठने के बाद इतने बजे तक मैं पढ़ाई करूंगी, फिर मैं नहाऊंगी धोऊंगी, फिर पढ़ाई करूंगी, फिर पढ़ाई करूंगी, फिर खाना खाऊंगी, फिर टीवी देखूंगी थोड़ा सा, फिर पढ़ाई करूंगी। तो प्रॉपर प्लानिंग थी। अब बहुत इंतजार के बाद फाइनली संडे आ गया। संडे को एज पर प्लान 10 बजे पीहू उठ गई। 11 बजे तक फ्रेशन अप होके नाश्ता वाश्ता करके ये पढ़ने बैठ गई। बट उसी टाइम इसके घर की बेल ने जोरदार रिंग दी। जैसे इसने दरवाजा खोला, इसने देखा इसके सारे कजन जो कि सिटी में रहते थे, उनके मम्मी पापा दादा दादी सबके सब पीहू से मिलने आए हैं उसके घर में। मतलब क्या हुआ पीहू के साथ? इसके घर पे गेस्ट ने अटैक कर दिया। बेचारी हंसती खेलती पीहू एकदम मुरझा सी गई। इसका इतना बेहतरीन बना हुआ प्लान पूरा धरा का धरा रह गया। क्या आप पीहू पढ़ाई कर पाएगी? ऑब्वियसली नहीं कर पाएगी। यही होता है ना इंडियन फैमिलीज में। अगर आपके घर में गेस्ट आए होते हैं तो आप चुपचाप रूम में जाके पढ़ाई नहीं कर सकते, ये रूड माना जाता है, ये गेस्ट की इंसल्ट मानी जाती है। तो पीहू की मॉम ने भी उसे रूम में जाने नहीं दिया, पढ़ने नहीं दिया, और अल्टीमेटली इसका पूरा का पूरा संडे इन गेस्ट लोगों के चक्कर में वेस्ट हो गया। अब आप मुझे एक चीज यहां ये बताइए कि क्या इस चीज पे इसका कंट्रोल था? आंसर है नो। इसका कंट्रोल सिर्फ इस चीज पे था कि मैं क्या कर सकती हूं, लेकिन दूसरे क्या करेंगे, बाहर से क्या चीजें आ सकती हैं, उस चीज पे इसका कोई कंट्रोल नहीं था। इसने अपनी तरफ से फुल ऑन प्लान बना लिया था, बट ये गेस्ट का आना क्या ये रोक सकती थी? आंसर है नो। सो कई बार ऐसा होता है कंट्रोलिंग में कि हम अपने हाथ में जो चीजें होती हैं उन्हें तो बखूबी निभाते हैं, लेकिन बाहर की चीजों पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता, जिसकी वजह से चीजें एज पर प्लान नहीं मूव करती हैं। गेस्ट नहीं आते, बट पीहू को बुखार हो जाता, ये बीमार पड़ जाती, तो भी ये क्या कर सकती थी ये काम पूरा पढ़ाई वाला? ऑब्वियसली नहीं। तो वो भी क्या था? एक एक्सटर्नल फैक्टर था। So it says, generally an enterprise cannot control external factors such as government policies, technological changes, competition, etc. हमने ये देखा है हमेशा कि एंटरप्राइज अपने आप को तो कंट्रोल कर सकता है, अपने ऊपर तो फुल ऑन कंट्रोल रख सकता है, लेकिन बाहरी फैक्टर्स पे कैसे कंट्रोल रखें? बाहरी फैक्टर्स पे तो उसका कोई कंट्रोल नहीं हो सकता ना। तो वो बाहरी फैक्टर्स कभी कभी हमारी पूरी प्लानिंग को हिला के रख देते हैं, जिसकी वजह से कंट्रोलिंग प्रॉपर्ली नहीं हो पाती है। थर्ड पॉइंट है रेसिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। ये क्या बोलता है? अच्छा एक बात बताना, कभी तुम्हारे साथ ऐसा कुछ हुआ है क्या कि तुम एग्जाम हॉल में बैठे हुए हो, अपना मस्त बढ़िया तरीके से एग्जाम लिख रहे हो, और इन्विजिलेटर तुम्हारे सर पे आके खड़ा हो गया है, डायरेक्ट तुम्हें देख रहा है, तुम्हारी शीट में देख रहा है, पढ़ने लग गया है तुम्हारी शीट में? हुआ है कभी तुम्हारे साथ ऐसा? कैसा फील आता है? यहाँ पे बहुत गुस्सा आता है ना, बहुत ऐसे लगता है कि क्या है ये यहाँ पे क्यों खड़े हो गए हैं। और इन्विजिलेटर ऐसे होते हैं कि भैया उनको बोल भी नहीं सकते, क्योंकि टीचर्स हैं बकायदा, उनको बोलेंगे भी क्या कि सर मत देखो मेरी शीट में, जाओ इधर चले जाओ उधर चले जाओ, नहीं बोल सकते ना। ऐसे इरिटेशन क्यों होती है जब ये हमारी शीट में झांकते हैं? तो उसका आंसर ये है कि हम ह्यूमन बीइंग्स को कभी पसंद नहीं आता कोई हमें सुपरवाइज करे तो, कोई हमें मॉनिटर करे तो, कोई हमारे काम पे नजर रखे तो। हम जनरली प्रेफर करते हैं कि भैया एक बार हमें काम करने दो, उसके बाद तुम चेक कर लेना, ऐसे सर पे मत खड़े रहो। हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में भी कुछ ऐसा ही होता है।
जब भी ऑर्गेनाइजेशन में सोचा जाता है कि सीसीटीवी लगा दिया जाए तो सारे एम्प्लॉयज के मुंह बन जाते हैं, उनको लगता है क्या ये क्यों ही लगवा रहे हैं ये सीसीटीवी, मतलब अभी हमारी सारी हरकतों पे नजर रखेंगे और हमें बीच बीच में टोकते रहेंगे। कोई इंसान नहीं चाहता कि उन पे नजर रखी जाए, और कंट्रोलिंग में तो होता ही यही है। कंट्रोलिंग तो इज ऑल अबाउट नजर रखना, मॉनिटरिंग करना, सुपरविजन करना। सो इट सेज कंट्रोल इज ऑफन रेसिस्टेड बाय एम्प्लॉयज, कोई भी इंसान को पसंद नहीं होता है। कंट्रोल इज ऑफ्टन रेसिस्टेड बाय एम्प्लॉयज, दे सी इट एज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन देयर फ्रीडम। हर एम्प्लॉय कंट्रोल से रेसिस्ट करता है क्योंकि उनको लगता है कि उनसे उनकी फ्रीडम छीनी जा रही है, उनकी फ्रीडम पे रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है कंट्रोल के चलते हुए। For instance, employees might object when they are kept under a strict watch with the help of closed circuit televisions. क्या आपको सीसीटीवी की फुल फॉर्म पता थी? ये पढ़ लीजिए क्या है उसकी फुल फॉर्म। सो कभी भी सीसीटीवी लगाने की बात होती है तो एम्प्लॉयज के मुंह बन जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अरे अब हमारी पूरी फ्रीडम चली जाएगी, अब हम पे दिन रात नजर रखी जाएगी, अब तो ऊपर वाला हमेशा हमें देखता ही रहने वाला है। तो ये चीज वो पसंद नहीं करते हैं, तो कई बार वो ऐसी चीज़ों को रेसिस्ट करते हैं, कोशिश करते हैं ऐसी चीज़ें नहीं हो। ये भी एक लिमिटेशन है कंट्रोलिंग की। लेट्स मूव टू द लास्ट वन, दैट इज कॉस्टली अफेयर। अब भाई जिन भी लोगों को लग रहा होगा कि कंट्रोलिंग बहुत ही सस्ती चीज़ है, तो बेटा आप बहुत ही ज़्यादा गलत सोच रहे हो। इवन इफ हम सिर्फ सीसीटीवी लगाने के बारे में सोचते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वही इतना महंगा पड़ जाता है, और चीज़ें तो तुम छोड़ ही दो। आगे चल के हम कंट्रोलिंग टेक्निक्स में बहुत सारी टेक्निक्स पढ़ने वाले हैं जिनका इस्तेमाल होता है कंट्रोल सिस्टम अच्छे से एस्टेब्लिश करने में। अब वो जितनी भी टेक्निक्स होती है ना, वो जितने भी टूल्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स आते हैं ना, वो बहुत महंगे आते हैं, बहुत ज़्यादा ही महंगे आते हैं। तो ऐसे मानिए पैसे पे पैसे उड़ेंगे अगर आप कंट्रोलिंग सिस्टम एस्टेब्लिश करने के बारे में सोचेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये एक ऐसा फेयर है जो बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर होता है, एंड एट द सेम टाइम भी लगता है। अब अगर मान लीजिए कोई सुपरवाइजर है, कोई मॉनिटरिंग करने के लिए बैठा हुआ है, कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए बैठा हुआ है, उसको 24/7 चेक करते रहना होगा ना कि भैया देखो ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, तो इसका बहुत सारा टाइम भी तो जा रहा है इस चीज़ में। सो टाइम भी लगते हैं, एफर्ट्स भी लगते हैं, और पैसा तो अलग लगता ही लगता है। एक स्मॉल एंटरप्राइज इतने एक्सपेंसिव कंट्रोल सिस्टम को अफोर्ड नहीं कर सकता। इसलिए आपने देखा होगा कि जितने भी सोफिस्टिकेटेड टूल्स होते हैं कंट्रोलिंग के लिए, वो सिर्फ बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ही अपने पास रखती हैं। छोटी ऑर्गेनाइजेशन इतना ज़्यादा नहीं इन्वेस्ट करती है क्योंकि उनके पास उतने पैसे भी नहीं होते हैं। It cannot justify the expenses involved. Managers must ensure that the cost of installing and operating a control system should not exceed the benefits derived from it. सिंपल सा लॉजिक है, जितना फायदा मिल रहा होगा वो जितना एक्सपेंडिचर किया है उससे ज़्यादा होना चाहिए। मतलब आपको ये कंट्रोल सिस्टम लगाने में जितना एक्सपेंडिचर इनकर करना पड़ा है, आपको इस सिस्टम की वजह से जो फायदा हो रहा है वो ऑब्वियसली इससे ज़्यादा होना चाहिए। एक्सपेंडिचर कम होना चाहिए, बेनिफिट ज़्यादा होना चाहिए। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पे। अगर ऐसा हो रहा है तभी अच्छा कंट्रोल सिस्टम एस्टेब्लिश करने का मतलब बनता है, सेंस बनता है। एंड दैट्स इट। चारों लिमिटेशन की पॉइंट्स हमारे यहाँ पे खत्म होते हैं। आई होप आपको ये पूरी वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई है। कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है लाइक का बटन दबा दीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। 12th क्लास के नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं व्हाट्सएप वाले नंबर पे जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। नोट्स पेड रहने वाले हैं, पहले ही बता दूं। एंड दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।